हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गनपन पर नॉलेज। तो हम देखने वाले हैं आज बैंकिंग एंड इंश्योरेंस बीकॉम सेमेस्टर 6 के सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे अपनी आने वाली वीडियो में। और आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9। ऊपर के 3 टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं। आप अगर देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। और आज हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है एक्सप्लेन द टर्म ऑफ एंडोर्समेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एंडोर्समेंट के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्लेन द टर्म ऑफ एंडोर्समेंट। तो एंडोर्समेंट के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ वैलिड एंडोर्समेंट, वैलिड एंडोर्समेंट के क्या क्या एसेंशियल फीचर्स होते हैं ये पढ़ने वाले हैं। एंड टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट कितने टाइप्स का होता है हम ये भी देखने वाले हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो एंडोर्समेंट क्या होता है हम देखेंगे। एंडोर्समेंट में हमारे 2 पार्टीज होती है, एक को हम कहते हैं एंडोर्सर और दूसरा होता है एंडोर्सी। और एंडोर्समेंट कितने टाइप्स के होते हैं वो भी हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मान लो ए है कोई पर्सन, इसको पैसे लेने थे किसी सी से, मान लो पैसे लेने थे और सी ने क्या किया, इसको चेक दे दिया। मान लो ये 10,000 का चेक है, सी ने इसको दिया ए को। अब ए के पास राइट है कि इस चेक को लेके जाएगा वो बैंक के पास और बैंक इसको पैसे दे देगी, 10,000 रुपीज दे देगी। लेकिन अब ए क्या करता है, ए इस चेक के पीछे साइन कर देता है और बी का नाम लिख देता है और इस चेक को बी को दे देता है। तो ए ने क्या किया, ए ने अपना जो इस चेक के ऊपर ए का क्या था, ए का राइट था, हक था पैसे लेने का बैंक से जाकर, उस राइट को प्लस ऑनरशिप को इसने साइन करके बी का नाम लिख के बी को एंडोर्स कर दिया, बी को दे दिया। तो एंडोर्समेंट का मतलब बेसिकली क्या होता है, एंडोर्स का मतलब होता है ट्रांसफर करना। तो उसने बी को दे दिया। तो यही जो प्रोसेस हुई इसी को हम कहते हैं एंडोर्समेंट। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हुआ, इसने साइन करके बी का नाम लिख के दे दिया बी को, ये जो प्रोसेस हुई इसको कहते हैं हम एंडोर्समेंट। अब यहाँ पर एंडोर्सर कौन है और एंडोर्सी कौन है, जो ये राइट देता है, जो अपनी ऑनरशिप प्लस राइट को किसी और को ट्रांसफर करता है, उसको हम कहते हैं एंडोर्सर। तो यहाँ पर ए कौन है, ए है हमारा एंडोर्सर, जिसने अपना राइट छोड़ दिया, जिसने अपना राइट ट्रांसफर किया। और जिसको राइट मिला, जिसको ये हक मिला, उसको हम कहते हैं एंडोर्सी। तो बी यहाँ पर कौन है, बी यहाँ पर एंडोर्सी है। ओके गाइस, आप समझ चुके होंगे कि एंडोर्समेंट किसको कहते हैं। इस प्रोसेस को साइन करके प्लस नाम लिख दिया, बी को दे दिया, बी को ये चेक डिलीवर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। बी के पास अब ये चेक अभी ए के पास था, इसने ए ने क्या किया, इसके पीछे साइन किया, बी का नाम लिख दिया और इस चेक को क्या कर दिया, बी को दे दिया। तो अब ये चेक बी के पास है, प्लस इसमें ए के सिग्नेचर हैं और बी का नाम लिखा हुआ है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, एंडोर्समेंट कहते हैं। और इस प्रोसेस में जो ए था उसे एंडोर्सर कहते हैं और जो बी है वो एंडोर्सी, जिसको मिला वो बी एंडोर्सी और जिसने दिया वो ए एंडोर्सर। ओके गाइस, तो ये था एंडोर्समेंट का प्रोसेस। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है ब्लैंक एंडोर्समेंट या जनरल एंडोर्समेंट भी कहते हैं। तो ब्लैंक एंडोर्समेंट क्या होता है, ए ने बी को चेक दिया है। अब ब्लैंक एंडोर्समेंट क्या है, इस चेक पे या प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज कुछ भी कह लो, 3 तरह के जो भी हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये बेसिकली होता है हमारा जो ट्रांसफर किया इसने, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को जो बी को दे रहा है, क्या किया इसने, ए ने सिर्फ इसके ऊपर अपने साइन किए और बी को दे दिया। ए ने स्पेसिफाई नहीं किया कि ये बी के लिए है या और किसी के लिए, ए ने सिर्फ अपने साइन किए और बी को दे दिया। तो ऐसे एंडोर्समेंट को हम कहते हैं ब्लैंक एंडोर्समेंट या जनरल एंडोर्समेंट, जिसमें सिर्फ क्या हुए हैं, सिर्फ ए के सिग्नेचर हुए हैं। अब सिर्फ ए के सिग्नेचर होने से क्या हुआ, अगर ये बी की जगह, अब बी के पास आया, बी ने ले लिया, अब ये बी इसको बैंक में लेके जाएगा तो बैंक इसको पैसे दे देगी। अगर ये जनरल एंडोर्समेंट या ब्लैंक
एंडोर्समेंट में क्या होता है, जिसके पास भी चेक आएगा, ए का साइन किया हुआ, जिसके पास भी है, अगर मान लो वो डी के पास है तो डी भी अगर बैंक में लेके जाएगा तो डी को बैंक पैसे दे देगा। अगर ई के पास है, ई के पास है तो उस केस में भी बैंक उसको पैसे दे देगा। तो ये है ब्लैंक एंडोर्समेंट, जिसमें सिर्फ ए क्या करता है, सिर्फ साइन करके डी को दे देता है। ओके, ये फर्स्ट टाइप का था हमारा एंडोर्समेंट। सेकंड क्या है, सेकंड लिखा हुआ है हमारे पास स्पेशल एंडोर्समेंट या फुल एंडोर्समेंट। और स्पेशल एंडोर्समेंट या फुल एंडोर्समेंट क्या होता है, इस केस में क्या करता है, ए बी को चेक देगा। ट्रांसफर होना, एंडोर्समेंट का मतलब क्या है, एंडोर्समेंट का मतलब है जो चेक है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो ट्रांसफर डिलीवर होना चाहिए बी के पास, प्लस उसमें साइन होने चाहिए। तो ए तो साइन तो करेगा, इसमें साइन करेगा प्लस डिलीवर भी होगा, प्लस यहां पर क्या करेगा, ए स्पेसिफाई कर देगा बी का नाम, यहां पर बी का नाम भी स्पेसिफाई कर देगा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो बी के नाम पर है, उसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, एंडोर्स कर रहा हूं। तो यहां पर क्या हुआ, ए ने इस चेक को साइन करके बी का नाम लिख के बी को दे दिया। तो ये है हमारा स्पेशल एंडोर्समेंट या फुल एंडोर्समेंट। इस केस में यहां पर जो उस चेक के राइट्स थे, ऑनरशिप थी, वो बी के पास आ गई। इसकी ऑनरशिप प्लस राइट्स किसके पास आए, बी के पास आए। अब बी चाहे तो फर्दर इसे ट्रांसफर कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है। तो सेम प्रोसेस वही रहेगी जो ए से बी के पास आने में लगी। यहां पर भी सेम केस था, ब्लैंक एंडोर्समेंट या जनरल एंडोर्समेंट में बी आगे किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है। ओके गाइस, तो अब तीसरा टाइप देख लेते हैं। तीसरा टाइप क्या है, तीसरे टाइप में लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, जैसा कि आप वर्ड से ही समझ पा रहे होंगे, रिस्ट्रिक्शन लगाना। तो यहां पर किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगाई है उन्होंने, रिस्ट्रिक्ट कर देना कि भाई आप इतना ही कर सकते, उसके आगे नहीं कर सकते। तो कैसी है रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, जैसे मान लो ए ने एंडोर्स किया बी को, लेकिन यहां पर क्या करेगा, ए ने यहां पर सिग्नेचर किए प्लस बी का नाम लिख दिया और साथ में एक और लाइन लिख दी कि इट कैन नॉट बी फर्दर एंडोर्स्ड। मतलब उसने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी अपने एंडोर्समेंट प्रोसेस के दौरान कि अब ए ने अपना साइन किया, अपना राइट ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया बी को, लेकिन बी आगे किसी को नहीं कर सकता है। यहां पर एंडोर्स कर सकते थे, फर्दर एंडोर्समेंट हो सकती थी, यहां पर भी हो सकती थी, लेकिन यहां पर नहीं हो सकती। ये एक रिस्ट्रिक्शन है जो ए ने बी को एंडोर्स करते समय लगाई। तो इसको कहते हैं हम रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। जो इस तरह की एंडोर्समेंट होती है उसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। फोर्थ टाइप देख लेते हैं, आई होप आप समझ चुके हैं। रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट सिंपल ये है कि इसको ए ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया किसी हद तक कि आप इसको और फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते, या फिर ये भी सकता है बी कैन फर्दर एंडोर्स टू सी बट कैन नॉट टू डी। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन अगर ए ने लगा दी एंडोर्स करते समय बी को, तो उसको कहते हैं हम रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। पार्शियल एंडोर्समेंट, अब ए कर रहा है बी को एंडोर्स। पार्शियल एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये जो चेक है हमारा वो 10,000 का है। पार्शियल एंडोर्समेंट के केस में क्या होता है, अभी तक जो ऊपर हमने जितने भी टाइप पढ़े, इन सब में एंडोर्समेंट करते समय ए ने अमाउंट के बारे में स्पेसिफाई नहीं किया था, लेकिन पार्शियल एंडोर्समेंट के केस में ए ने एंडोर्स किया बी को साइन प्लस नेम के साथ, बट साथ में लिख दिया कि ओनली 5,000 एंडोर्स्ड, कि सिर्फ 5,000 के लिए ये बी को राइट्स दे रहा है। तो ये होता है पार्शियल एंडोर्समेंट, कि थोड़ा सा किया, थोड़ा पार्टली किया, पार्टली नहीं किया। तो ये जरूरी नहीं है हाफ है, ये 8,000 2,000 मतलब कुछ भी हो सकता है पार्शियल एंडोर्समेंट। और ये पार्शियल एंडोर्समेंट जनरली हमारा इनवैलिड एंडोर्समेंट होता है, ये वैलिड एंडोर्समेंट नहीं होता। अभी हम पढ़ेंगे वैलिड एंडोर्समेंट के फीचर्स, तो वहां पे आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो ये इनवैलिड एंडोर्समेंट होता है पार्शियल एंडोर्समेंट। आप समझ गए होंगे, यहाँ पर उसने अमाउंट की पूरी राइट्स ट्रांसफर नहीं करी, पार्शियली करा, तो इसको हम कहते हैं पार्शियल एंडोर्समेंट, जब ए ने बी से किया 5,000 के लिए सिर्फ। फिफ्थ टाइप के एंडोर्समेंट क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कंडीशनल एंडोर्समेंट। तो कंडीशनल एंडोर्समेंट क्या है, जब ए
जब ए बी को एंडोर्स कर रहा है तो इसने कुछ कंडीशन लगा दी। जैसे मान लो इसको अमाउंट तभी मिलेगी फुलफिलमेंट ऑफ सम इवेंट्स, मतलब ए ने बी को एंडोर्स किया 10,000 रुपीज का चेक या इंस्ट्रूमेंट। कब होगा? जब वो कोई एक प्रोजेक्ट पूरा कर लेगा। मान लो कोई प्रोजेक्ट है, ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ या बात हुई कि जब बी कोई प्रोजेक्ट पी को पूरा करेगा तो उसके बाद ही ये अमाउंट उसे एंडोर्स, उसको अमाउंट रिसीव्ड होगी। तो इस तरीके की कंडीशन लगा दी। तो ऐसी कंडीशन लगा के कोई एंडोर्समेंट करता है तो उसको हम कहते हैं कंडीशनल एंडोर्समेंट। ओके गाइस, आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए कि हमने ये डायग्राम में समझा, अब हम इसको एग्जाम में आएगा तो लिखेंगे कैसे, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब आपको मैं ले चलता हूँ अपनी वेबसाइट पे जहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे हम थोड़ा रीड करते हैं, यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखा हुआ है एक्सप्लेन द टर्म एंडोर्समेंट। तो एंडोर्समेंट क्या होता है, तो आप लाइन वाइज लाइन पढ़ते चलना। लिखा है एन एंडोर्समेंट इज द मोड ऑफ नेगोशिएटिंग अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएट करने का, आगे ट्रांसफर करने का एक मोड है एंडोर्समेंट। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल अदरवाइज देन टू अ बियरर। जैसे मैंने आपको बताया, सी ने, डायग्राम में हम देखते हैं, सबसे फर्स्ट उसका क्या था, सी ने चेक दिया था ए को और ए ने फर्दर चेक दिया बी को। तो यहाँ पर बियरर कौन था? यहाँ पर एक्चुअल बियरर था ए, जिसको पैसे मिलने वाले थे, वो चेक मिला था 10,000 का। तो यहाँ लिखा हुआ है पेबल अदर देन टू अ बियरर, बियरर के अलावा कैन बी नेगोशिएटेड ओनली बाय द एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। तो बियरर के अलावा अगर कोई और पैसा लेना चाहता है, किसी और को पैसा दिलवाना चाहते हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी के थ्रू हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर हमने किया, ए ने क्या किया, ए ने साइन करके आगे बी को दे दिया। ए ने यहां पर साइन करके बी को दिया, तो यहां पर उसने क्या, अपने राइट्स को एंडोर्स किया। तो सिर्फ ये एंडोर्समेंट की प्रोसेस के साथ ही हो सकता था कि बियरर के अलावा, यहां पर बियरर कौन था, पैसा लेने वाला था ए, लेकिन ए की बजाय किसने लिया पैसा, बी ने। तो बियरर के अलावा अगर किसी और को पैसा दिलवाना है तो वो हम एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसकी डिलीवरी होना जरूरी है। मतलब ये जो चेक था ए के पास से बी के पास जाना जरूरी था एंडोर्समेंट की प्रोसेस पूरी करने के लिए। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। आगे लिखा है एन एंडोर्समेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है एंडोर्समेंट का मतलब, व्हेन द मेकर और होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइंस द सेम। मैंने आपको बताया था ए ने इसको साइन करके बी को दिया था, तो वही बोल रहा है साइन द सेम अदरवाइज देन एज सच मेकर। मेकर के अलावा, मेकर कौन था यहाँ पर, यहाँ पर मेकर था सी, जिसने सबसे फर्स्ट चेक दिया था बनाकर ए को। अब ए ने फर्दर इसको साइन करके डिलीवर कर दिया बी को, तो यह है एंडोर्समेंट की प्रोसेस। तो व्हेन द मेकर और होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइंस द सेम अदरवाइज देन एज सच मेकर, मेकर के अलावा, फॉर द पर्पज ऑफ नेगोशिएटिंग ऑन द बैक और फेस देयर ऑफ और ऑन अ स्लिप ऑफ पेपर एनेक्स्ड देयर टू। तो नेगोशिएट करने के लिए ए को क्या करना है, ए को या तो उस चेक के फ्रंट पे या उस चेक के बैक पर, देखो अब ए को एंडोर्स करना है तो वो क्या करेगा, या तो वो चेक के फ्रंट पे साइन करके देगा या चेक के बैक साइड पर करके देगा। अगर फ्रंट और बैक साइड पे चेक के या किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के स्पेस नहीं है तो क्या करेगा, उसके साथ एक पेपर अटैच कर देगा, उस पेपर अटैच कर देगा साइन कर अपने कि ये मैं एंडोर्स कर रहा हूं बी को या सी को, जिसको भी उसको करना है। तो ये तरीका है, सबसे पहले वो साइन करेगा फ्रंट पे, अगर फ्रंट पे जगह नहीं है तो बैक पर, अगर बैक पर भी स्पेस नहीं है तो एक अलग से स्लिप अटैच कर देगा उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के साथ एंडोर्स करने के लिए। तो यही लिखा हुआ है
देयर ऑन अ स्लिप ऑफ अ पेपर अनेक्ट देयर टू, तो पेपर अटैच कर देगा। कहता है ही इज सेट टू एंडोर्स द सेम एंड इज कॉल्ड एंडोर्सी। मैंने आपको बता दिया है बी जो रिसीव कर रहा है ये है एंडोर्सी, और जो लिख रहा है, जो अपने राइट्स दे रहा है, वो है एंडोर्सर। तो इसने लिखा है ही इज सेड टू बी द एंडोर्सी सेम एंड इज कॉल्ड एंडोर्सी। इसका लिखा है द इंडोर्समेंट इज ऑन द बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट थ्रू इट मे बी इवन इन द फेस ऑफ इट, तो उसके बैक पे या उसके फेस पे लिख सकता है। वेयर नो स्पेस इज लेफ्ट ऑन द इंस्ट्रूमेंट द एंडोर्समेंट मे बी मेड ऑन अ स्लिप पेपर, अगर जगह नहीं है तो स्लिप पेपर के अटैच कर देगा। दिस अटैच स्लिप ऑफ अ पेपर इज कॉल्ड अलोंगी, तो इस पेपर को हम क्या कहते हैं, अलोंगी कहते हैं, जो कि उस इंस्ट्रूमेंट के साथ अटैच किया जाता है। तो ये था एंडोर्समेंट, जिसकी प्रोसेस मैंने आपको पहले ही समझा दी थी। आइए आगे चलते हैं हम एसेंशियल फीचर्स ऑफ वैलिड एंडोर्समेंट। तो वैलिड एंडोर्समेंट के एसेंशियल फीचर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले लिखा हुआ है इट मस्ट बी रिटन ऑन द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ही लिखाना चाहिए जैसे मैंने आपको बताया, एंड बी साइन बाय द एंडोर्सर। इसको साइन कौन करता है? मैंने आपको बताया था एंडोर्सर साइन करता है, तो ये तो इसी के ऊपर लिखा होना चाहिए, प्लस इसके ऊपर साइन किसके, एंडोर्सर के साइन होना चाहिए जो कर रहा है इसे। ठीक है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा, जो भी चेक है या बिल ऑफ एक्सचेंज है या हमारा प्रोमिसरी नोट है, उसके ऊपर साइन होने चाहिए एंडोर्सर के जब वो एंडोर्स कर रहा है आगे। तो ये एक एसेंशियल फीचर है हमारा एंडोर्समेंट का। द सिंपल सिग्नेचर ऑफ द एंडोर्सर विदाउट एडिशनल वर्ड्स इज सफिशिएंट। तो मैंने आपको बताया सिंपल सिग्नेचर भी काफी है, उसने सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट जो था हमारा ब्लैंक एंडोर्समेंट या जनरल एंडोर्समेंट, उसमें सिर्फ सिग्नेचर किए थे, तो सिर्फ सिग्नेचर भी काफी है एंडोर्समेंट की प्रोसेस को पूरा करने के लिए। तो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, किसी भी एडिशनल वर्ड के लिखे बिना सिंपल सिग्नेचर भी इज सफिशिएंट। और इसने बोला है एन एंडोर्समेंट रिटर्न ऑन एन एलोंगोस, ये एलोंग्स क्या है, एलोंग्स है जो हम पेपर लगाते हैं एंडोर्समेंट के लिए। अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर स्पेस नहीं है फ्रंट और बैक पे, तो हम उसके साथ एक पेपर लगाते हैं, एक पेपर स्लिप अटैच करते हैं, उस स्लिप को अलोंग्स कहते हैं। तो उसने बोला है एंडोर्समेंट रिटर्न ऑन अलोंग्स इज डीम्ड टू बी रिटर्न ऑन द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ। तो जो हम वो पेपर लगाते हैं उसको भी इंस्ट्रूमेंट ही माना जाता है, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट का पार्ट होता है, इंस्ट्रूमेंट ही माना जाता है उसको। तो ये एक फर्स्ट एसेंशियल फीचर था वैलिड एंडोर्समेंट का। सेकेंड है द एंडोर्समेंट मस्ट बी ऑफ द एंटायर इंस्ट्रूमेंट। मैंने आपको पहले बताया था पूरे 10,000 रुपए का चेक था जैसे कि यहाँ पर हमारा, तो पूरे 10,000 का ही एंडोर्समेंट होना है, पूरे 10,000 का ही एंडोर्समेंट जरूरी है। ऐसा नहीं कि आधा पार्शियल कर दिया 5,000 रुपए का। तो मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था समझाते समय कि अगर आप 5,000 रुपए का करते हो तो इसको इनवैलिड कहा जाता है, इनवैलिड एंडोर्समेंट है, ये वैलिड एंडोर्समेंट नहीं है। इसको पार्शियल एंडोर्समेंट कहते हैं, प्लस ये इनवैलिड एंडोर्समेंट होता है। तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है, द एंडोर्समेंट मस्ट बी ऑफ द एंटायर इंस्ट्रूमेंट। अ पार्शियल एंडोर्समेंट दैट इज टू से एन एंडोर्समेंट, उसको एंडोर्समेंट तो कहेंगे, विच पर्पज टू ट्रांसफर टू द एंडोर्सी अ पार्ट ओनली, सिर्फ कुछ पार्ट ही उसका एंडोर्स करते हैं, ऑफ द अमाउंट पेबल, और विच पर्पज टू ट्रांसफर द इंस्ट्रूमेंट टू और मोर एंडोर्सीज servally such that separately does not operate as a negotiation of the instrument। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि बी को जाए, मान लो यहाँ पर वो ऐसा भी कर सकता था पार्शियल एंडोर्समेंट में कि 5,000 तो बी को दे दिया और बाकी का 5,000 पे सी को एंडोर्स कर रहा है, तो ये भी ये हमारा इनवैलिड है, ये भी हमारा पार्शियल एंडोर्समेंट तो है बट ये इनवैलिड एंडोर्समेंट है। तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये भी एक एसेंशियल फीचर है हमारा कि वो पार्शियली एंडोर्स नहीं होना चाहिए। थर्ड पढ़ लेते हैं, वेयर अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू द ऑर्डर ऑफ 2 or more पेयीज और एंडोर्सी हु आर नॉट पार्टनर्स, ऑल मस्ट एंडोर्स अनलेस द वन एंडोर्सी हैज अथॉरिटी टू एंडोर्स फॉर अदर्स। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को
दो या दो से ज्यादा पेई को, यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही को किया है हर केसेस में। मान लो ए ने क्या किया है, मान लो ए ने इसको एंडोर्स किया है बी को, सी को और डी को, ठीक है, इन तीनों के नाम पर किया है। अगर ए ने एंडोर्स इन तीनों के नाम पे किया है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बी अगर चाहे तो आगे ई को दे देगा, ऐसा नहीं है। जब तक कि अगर ये एंडोर्स, ये देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, पार्शियल एंडोर्समेंट उसने यहाँ पर अमाउंट किया था, 5000 बी को किया था, 5000 सी को किया था, लेकिन यहाँ पर ए ने क्या किया है, ए ने तीनों को ही किया है पूरे अमाउंट का 10,000। एक ही चेक है और एक चेक तीनों के पास है, तीनों को एंडोर्स किया है उसने। तो यहाँ पर किसी भी एक पार्टी की ऑर्डर से ई को या थर्ड पार्टी को एंडोर्स नहीं होगा। यहाँ पर तीनों की जब तक कंसेंट नहीं आती तब तक वो एंडोर्स नहीं हो सकता। यहाँ पर जब तीनों चाहेंगे तो वो ई को एंडोर्स कर सकते हैं, अनलेस कि बी को या किसी भी तीनों में से किसी एक पार्टी को ये राइट्स मिले हो कि वो फर्दर एंडोर्स कर सकती है। ये कंडीशनल एंडोर्समेंट का एक पार्ट है, ठीक है। तो ए ने बी को एंडोर्स किया, ए ने बी सी डी को एंडोर्स किया, और अगर बी सी डी तीनों में से किसी के पास भी एक एक्सक्लूसिव राइट नहीं है कि वो किसी फर्दर एंडोर्स कर सकते तो वो नहीं कर सकते विदाउट तीनों की कंसेंट के। तो अगर तीनों ने कंसेंट दी थी तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज किसी एक पर्सन को अथॉरिटी मिली है या उसके पास राइट्स है, आगे अथॉरिटी है एंडोर्स करने की, तो एंडोर्स कर सकता है। तो वही चीज लिखी हुई है, वेयर अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू ऑर्डर ऑफ 2 और मोर पेइज एंडोर्सी एंड पार्टनर्स। तो जब तक तीनों की रजामंदी नहीं होगी तब तक नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दिया। नेक्स्ट, where in negotiable instrument payable to order the payee or endorsed is wrongly designated or his name is misspelled, he should sign the instrument in the same manner as given in the instrument. Through he may add of he thinks fit his proper signature. तो अगर बाई चांस किसी थर्ड पर्सन जो बी का नाम अगर उसने मिसस्पेल्ड कर दिया है तो वो दोबारा सिग्नेचर करके उसका नाम लिख सकता है। इसने लिखा है वेयर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू ऑर्डर, ठीक है। वहां लिखा गलती से अगर उसका मिसस्पेल्ड कर दिया है तो वहां पर क्या करेगा, वो दोबारा सिग्नेचर करवाएगा एंडोर्सर के इंस्ट्रूमेंट इन द सेम मैनर एज गिवन इन द इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट में लिखा हुआ था, दिया हुआ था। थ्रू ही में एड ऑफ ही थिंग्स फिट हिज प्रॉपर सिग्नेचर, तो उसके प्रॉपर सिग्नेचर होने चाहिए। जब अगर उसकी मिस स्पेल्ड हो चुकी है तो दोबारा नाम लिख सकता है वो। आगे लिखा हुआ है वेयर देयर आर 2 और मोर एनफोर्समेंट ऑन अ इंस्ट्रूमेंट, ईच एंडोर्समेंट इज डीम्ड टू हैव बीन मेड in the order in which it appears on the instrument until contrary is provided। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, 2 से ज्यादा एनफोर्समेंट हैं, तो 2 से ज्यादा लोगों को अगर दिया गया हुआ है तो वो जैसा भी उसमें कंडीशंस लिखी हुई है, इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, उसी के बेसिस पे होगा, जैसे भी उसमें लिखा हुआ है, प्रोवाइड किया हुआ है, उसी के बेसिस पे ये आगे एंडोर्स होगा। लास्ट है एन एंडोर्समेंट मे बी मेड ऑन बैंक और स्पेशल, इट में ऑल्सो बी रिस्ट्रिक्टिव। तो ये बैंक को भी दे सकते हैं और किसी को भी कर सकते हैं, और ये रिस्ट्रिक्टिव भी हो सकता है, जैसा कि आपने देख लिया था। एक हमारा रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट होता है जिसके टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट में हमने पढ़ा था। तो ये हमारे एसेंशियल फीचर्स हैं वैलिड एंडोर्समेंट के। तो आइए अब हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट। हमने वहां पे देख लिया था कितने टाइप्स के होते हैं, तो उन्हीं को यहाँ पर हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है एंडोर्समेंट इन बैंक ब्लैंक और जनरल एंडोर्समेंट। इन केस ऑफ एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, यहाँ पे एल आना चाहिए था आई थिंक। The payee or endorser does not specify an endorsee and he simply signs his name. See 16 Negotiable Instrument Act, see Section 16 Negotiable Instrument में एक्ट में लिखा हुआ है कि ऐसा क्या है। तो मैं जैसा कि हमने पहले पढ़ा था जिसमें वो सिर्फ साइन करके दे देता है आगे, तो इसको हम कहते हैं ब्लैंक या जनरल एंडोर्समेंट। ओके, सेकेंड है हमारा एंडोर्समेंट इन फुल और स्पेशल एंडोर्समेंट। तो एंडोर्समेंट इन फुल और स्पेशल एंडोर्समेंट में क्या होता है, यहाँ पर नाम भी लिख देता है, साथ में सिग्नेचर कर देता है। तो
तो व्हेन द पेई और एंडोर्सर स्पेसिफाई द पर्सन टू whom और टू whose ऑर्डर द इंस्ट्रूमेंट इज टू बी पेड, किसको दिया जाना है उसका नाम लिख दिया है प्लस सिग्नेचर। द एंडोर्समेंट इज कॉल्ड स्पेशल एंडोर्समेंट, जब नाम लिख दिया गया है, और एंडोर्समेंट इन फुल तो उसको स्पेशल एंडोर्समेंट या एंडोर्समेंट इन फुल कहा जाता है। द स्पेसिफाइड पर्सन सजेस्ट द एंडोर्सी देन बिकम्स द पेई और द इंस्ट्रूमेंट। पेई वो होता है जिसको पैसा मिलने वाला होता है। ओके अब जब ये फर्दर आगे किसी को एंडोर्स करेगा तो ये पेयर बन जाएगा और सामने वाला पेई बन जाएगा अगर वो फर्दर एंडोर्स करता है। तो यहाँ पर सिंपली ये है कि एंडोर्समेंट इन फुल और स्पेशल एंडोर्समेंट के केस में क्या है, यहाँ पर वो पर्सन जो एंडोर्सर है वो सिग्नेचर करेगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाई दिया था सेकंड पार्ट में। यहाँ पर सिग्नेचर प्लस नेम दोनों उसने यहाँ पर सिग्नेचर भी किया है और नाम भी बी का आ गया है और उसने फर्दर उसको डिलीवर कर दिया चेक को। तो ओनरशिप और राइट दोनों बी के पास आ चुकी है। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारा रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। एन एंडोर्समेंट इज रिस्ट्रिक्टिव व्हेन इट प्रोहिबिट्स फर्दर नेगोशिएशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ए ने बी को एंडोर्स करते समय एक कंडीशन रिस्ट्रिक्शन लगा दी साथ में कि बी फर्दर इसको एंडोर्स नहीं कर सकता, तो ये रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट है। सिंपल है। नेगोशिएशन ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 60 में लिखा हुआ ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 स्टेट्स the endorsement may by express an agent to endorse the instrument or to receive its content for the endorser or for some other specified person। तो वही कंडीशंस लगा दी कि ये आगे फर्दर एंडोर्स नहीं हो सकता, या फिर उसने कंडीशन लगा दी कि बी सी को एंडोर्स कर सकता है लेकिन उसके बाद ये एंडोर्स नहीं हो सकता। तो इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगा दिए तो फिर वो बन जाता है हमारा रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बी एंडोर्सर है एन इंस्ट्रूमेंट, ये एग्जाम्पल अलग है, हमारे जो एग्जाम्पल थे उससे अलग है। बी एंडोर्सर है एक इंस्ट्रूमेंट पेबल टू बियरर, सामने वाले पर बी ने किसी थर्ड पर्सन को एंडोर्स किया है बियरर को एज फॉलो। द राइट ऑफ सी को उसने दिया है टू फर्दर नेगोशिएट इज एक्सक्लूडेड, फर्दर नेगोशिएट नहीं कर सकता। तो पे द कंटेंट्स टू सी ओनली, तो यहाँ पर क्या बोला सिर्फ सी को ही पैसा मिलेगा, पे सी फॉर माई यूज। या फिर उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि वो मेरे यूज के लिए ही पे, मेरे यूज के लिए जब खर्चा करेगा तो ही उसको पे किया जाएगा। तो ये सिंपल सा है, एक एग्जांपल दिया है। बी ने एंडोर्स किया है सी को कि सी आगे इसको नहीं कर सकता एंडोर्स, प्लस सी को पैसा मिलेगा सिर्फ मेरी ही यूज के लिए, तो ये कंडीशनल एंडोर्समेंट का एक पार्ट बन जाएगा। तो सेकंड वाला ओके, ये रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट है। जैसा कि एग्जाम्पल भी लिख दिया, जब एंडोर्सर लिख देता है वर्ड पे टू सुनील ओनली, तो सिर्फ सुनील को ही पैसा मिलेगा और किसी को नहीं, वो आगे और किसी को एंडोर्स नहीं कर सकता है। और इन केस ऑफ अकाउंट पे क्रॉस चेक, जैसे क्रॉस चेक होता है तो वो सिर्फ क्रॉस चेक में, क्रॉस चेक आपने पढ़ा था, हमारे क्रॉस चेक की पूरी एक वीडियो बनी है, हमने बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक मिल जाएगा अगर आपको क्रॉस चेक समझना है। तो क्रॉस चेक में जिसका भी नाम लिखा होता है उसी पर्सन को मिलता है, तो सेम उसी तरीके का ये एक एंडोर्समेंट का प्रोसेस होता है। अब आगे फोर्थ पार्ट पढ़ लेते हैं, पार्शियल एंडोर्समेंट। पार्शियल एंडोर्समेंट आपको बताया जहां पर अमाउंट वो पार्शियल कर देता है, अमाउंट कुछ पार्ट किसी पर्सन के लिए, कुछ पार्ट किसी पर्सन के लिए, या फिर कुछ ही पार्ट करता है, पूरा पार्ट नहीं करता। तो इफ ओनली अ पार्ट ऑफ अमाउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज एंडोर्स, सिर्फ कुछ पार्ट ही अमाउंट इंस्ट्रूमेंट का उसने एंडोर्स किया है, इट इज अ केस ऑफ पार्शियल एंडोर्समेंट, तो वो केस हमारा पार्शियल एंडोर्समेंट होता है। एन एंडोर्समेंट विच पर्पज टू ट्रांसफर टू द एंडोर्सी ऑन ओनली अ पार्ट ऑफ द अमाउंट पेबल, तो कुछ अमाउंट ही उसको दिया जाता है, और विच पर्पज टू purports to transfer the instrument to two or more endorsee severally is not valid। तो दोनों को अलग अलग दिया है, 5,000 रुपये इसको दे दिए, 5,000 रुपये इसको दे दिए, जैसा कि हमारे एग्जाम्पल में था। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये जो हमारा पार्शियल एंडोर्समेंट था ये रहा, तो 5,000 रुपये बी को दिए, 5,000 रुपये सी को दिए, तो पार्शियल एंडोर्समेंट है जो कि इनवैलिड एंडोर्समेंट होता है। हमने एसेंशियल फीचर्स में पढ़ा वैलिड एंडोर्समेंट के उसमें कि हम ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद है लास्ट कंडीशनल एंडोर्समेंट। कंडीशनल एंडोर्समेंट मैंने आपको बताया जिसमें आपकी कोई कंडीशन हो जाती है, मान लो कि ए ने बी को किया था कि अगर कोई पी प्रोजेक्ट वो पूरा करता है तो उसके बाद ही उसको पैसे मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो आइए पढ़ लेते हैं एक बार यहाँ पर क्या कह रहे हैं। इफ द एंडोर्सर of a negotiable instrument by express words in the endorsement makes his liability or the right of endorsee to receive the amount due therein dependent on the happening of specified event। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी इवेंट को, किसी प्रोजेक्ट को कोई कंडीशन अगर पूरी होगी तो ही एंडोर्सी को पैसा दिया जाएगा, ऐसा एंडोर्सर लिख के देता है एंडोर्समेंट में। ओके
आगे पढ़ते हैं। ऑल्दो सच इवेंट मे नेवर हैपन, सच एंडोर्समेंट इज कॉल्ड अ कंडीशनल एंडोर्समेंट। तो वो जैसे ही हैपन हो जाएगा तो ये इस तरीके के एंडोर्समेंट को हम कंडीशनल एंडोर्समेंट कहते हैं। सेक्शन 52 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेक्शन 52 में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप वहां से भी जाके पढ़ सकते हैं। सच एन एंडोर्सर गेट्स द फॉलोइंग राइट्स। तो एंडोर्सर के पास क्या क्या राइट है? ही मे मेक हिज liability on the instrument conditional on the happening of a particular event। तो ये एंडोर्सर के पास राइट है कि वो जब एंडोर्समेंट करता है, आगे किसी को राइट देता है, तो किसी कंडीशन की हैपनिंग के बाद वो पर्टिकुलर इवेंट हो, उसके बाद ही उसको राइट ट्रांसफर हो, ऐसा वो लिख सकता है। ही विल और बी लाइबल टू द सब्सिक्वेंट होल्डर द स्पेसिफाइड इवेंट डज नॉट टेक प्लेस टू द इंस्ट्रूमेंट इवन बिफोर द पर्टिकुलर इवेंट टेक प्लेस। तो जब तक उसको एंडोर्स नहीं होगा, जब तक कि वो इवेंट कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो सिंपल सा मैंने आपको बता दिया था, ये यहाँ पर बहुत ट्रिकी सा लिखा हुआ है। आपको सिंपल सा ये है कि जब तक उसने कंडीशन ए ने, जो एंडोर्सर था, उसने कंडीशन लिखी बी को कि किसी इवेंट के होने के बाद ही इसको एंडोर्स किया जाएगा, तो उसी को हम कंडीशनल एंडोर्समेंट कहते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, पे सी ऑफ ही रिटर्न्स फ्रॉम लंडन। तो उसने बोला है कि सी को देंगे पैसे जब वो लंदन से वापस आ जाएगा। दस सी गेट्स द राइट टू रिसीव पेमेंट ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ द पर्टिकुलर इवेंट। तो सिंपल सा है कि यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दी एंडोर्समेंट करते समय कि जब सी लंदन से वापस आ जाएगा तो ही उसको पैसे दिए जाएंगे। तो जब तक वो लंदन से वापस नहीं आएगा तब तक उसको पैसे, तब तक उसको एंडोर्समेंट वो हैपन नहीं होगा, पेमेंट नहीं होगी उसकी। सच डेट इफ ही रिटर्न्स फ्रॉम लंदन। तो सिंपल से वही लिखा हुआ है, जब तक वो लंदन से वापस आएगा तब तक ये इवेंट पूरा नहीं हो जाता, तब तक उसको पेमेंट नहीं मिलेगी। ओके गाइस, यहीं पर हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ कि एंडोर्समेंट क्या होता है, उसके एसेंशियल फीचर्स क्या हैं वैलिड एंडोर्समेंट के, और टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट कितने टाइप्स के हैं। तो गाइस, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हो गया, चलो पूरा चलूंगा।